हेलो माय डियर कॉमरेड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो झटपट शुरू करते हैं आवर लेसन इन एन इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिटेन इट फॉरएवर जस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। So let's start the summary of our second chapter, Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Annis Jung। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हमारे ऑथर के बारे में। Annis Jung was born in 1964 in रौरकिला और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स हैदराबाद में बिताया था। Annis Jung ने अपना एजुकेशन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंप्लीट किया था। उनके पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों ही राइटर्स थे। एनिस जंग ने अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के रूप में इंडिया में करी थी। एनिस जंग इंडिया एंड अब्रॉड के मेजर न्यूज़पेपर्स में एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट रह चुकी हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक एक्सर्प्ट मतलब एक्सट्रैक्ट या एक छोटा सा पार्ट है एनिस जंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। जैसे कि स्प्रिंग सारी सीजन्स में से सबसे ब्यूटीफुल सीजन है और इस सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं और पेड़ों में नई नई पत्तियां आती है, उसी तरह से चाइल्डहुड एक इंडिविजुअल की लाइफ का सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल पीरियड है जिसमें वो ब्लूम और ग्रो करता है। इन दिस चैप्टर स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। एनिस जंग चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी की हॉरिफिक ट्रुथ मतलब डरावनी सच्चाई बताती हैं, जिसके जाल में इंडिया के बच्चे फंस गए हैं और वो अपना चाइल्डहुड फ्रीली नहीं जी पाते हैं। एक तरह से उनका चाइल्डहुड या स्प्रिंग टाइम इज लॉस्ट। इस चैप्टर में एनिस जंग एग्जामिन करती हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी और कस्टम्स यानी कि परंपरा इन बच्चों को फोर्सफुली चाइल्ड लेबर के दलदल में धकेल देती है। इन दिस चैप्टर देयर आर 2 स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी है साहिब की, जो एक रैग पिकर है एंड ही रिसाइड्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी। सेकेंड स्टोरी है मुकेश की, जो एक बैंगल मेकर का सन है और फिरोजाबाद में रहता है। हमारी इस स्टोरी में 2 मेन लीड एक्टर्स यानी कि कैरेक्टर्स है। तो हमारी स्टोरी के फर्स्ट लीड एक्टर हैं साहिब आलम, जो एक रैग पिकर है एंड ही लिव्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी। और साहिब के बहुत सिंपल छोटे छोटे ड्रीम्स है, जैसे कि उसे टेनिस खेलते हुए देखना और खुद से भी टेनिस खेलना बहुत पसंद है, शूज पहनना पसंद है एंड ही बिलीव्स इन प्रॉमिसेस मेड टू हिम। और वो ड्रीम करता है कि मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगा। हमारी स्टोरी के सेकंड लीड एक्टर है मुकेश, जो एक बैंगल मेकर का सन है एंड ही लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश ड्रीम करता है कि वो बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बने। मुकेश बहुत ही करेजियस एक साहसी बॉय है और मुकेश ये भी ड्रीम करता है कि वो उन ट्रेडिशन को ब्रेक करे जो बरसों से उनकी फैमिली में चला आ रहा है, जो है बैंगल मेकिंग का ऑक्यूपेशन। आवर फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो साहिब आलम एक रैग पिकर की है। यहाँ आई इंडिकेट करता है साहिब को, जो कहता है कि उसे गार्बेज में कभी कभार 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। हमारी ऑथर एनिस जंग साहिब को रोज सुबह मिलती हैं जब वो उनके नेबरहुड के कचरे के ढेर में कुछ जरूरत का सामान ढूंढ रहा होता है। तब ऑथर साहिब से पूछती है, तुम ये सब क्यों करते हो? साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसका घर बना हुआ था ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में, जो कि अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का कैपिटल है। लेकिन
अब उसे अपना घर दूर दूर तक भी याद नहीं था। साहिब की मदर बताती हैं कि ढाका में बहुत सारे स्टॉर्म्स, आंधी तूफान आए थे, जिसमें उनके हरे भरे खेत और घर बर्बाद हो गए थे। इसलिए उन्होंने ढाका छोड़कर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आंखों में एक सपना, एक होप लेकर आए थे, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। हमारे चैप्टर के बिगनिंग में जब ऑथर साहिब से पूछती हैं, तुम ये सब क्यों करते हो, मतलब कचरा क्यों बीनते हो, तो उसके जवाब में साहिब धीरे से कहता है, मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। फिर ऑथर एकदम से बिना कुछ सोचे समझे साहिब से कहती है, तुम स्कूल जाओ। और उनको इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है कि उनकी एडवाइस कितनी मीनिंगलेस है। साहिब कहता है कि उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और जब वहाँ स्कूल बन जाएगा तब वो जरूर स्कूल जाएगा। ऑथर साहिब से मस्ती मजाक में पूछती हैं, अगर मैं स्कूल बना लूं तो क्या तुम स्कूल में पढ़ने आओगे? साहिब खिलखिला के मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। कुछ दिनों के बाद साहिब ऑथर के पास भागते हुए आता है और उनको पूछता है, क्या आपका स्कूल बन गया? ऑथर साहिब से कहती हैं कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत एम्बैरेस फील करती हैं, क्योंकि उन्होंने साहिब से एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो वो पूरा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन उनकी तरह ऐसी झूठी प्रॉमिसेस करने वाले साहिब की खाली और बेरंग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो साहिब जैसे गरीब बच्चों के मन में झूठी उम्मीद की किरण जगा देते हैं। कुछ महीनों की जान पहचान के बाद हमारी ऑथर एनिस जंग साहिब से उसका नाम पूछती हैं और वो प्राउडली बताता है, साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स का भगवान। लेकिन साहिब को अपने नाम का मीनिंग ही नहीं पता था और अगर पता होता तो उसको विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती। यहाँ पर ऑथर साहिब के नाम में एक आयरनी नोटिस करती हैं, क्योंकि वो एक पुअर रैग पिकर था और उसके नाम का मतलब था पूरे यूनिवर्स का भगवान। अपने नाम के मतलब से अनजान साहिब अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट्स में घूमता रहता था। ऑथर इन बच्चों की आर्मी यानी कि गैंग और ग्रुप ऑफ बेयरफुट बॉयज को रिलेट करती है मॉर्निंग बर्ड से, जो सुबह सुबह दिखाई देती थी और दोपहर होने तक गायब हो जाते थे। ये बच्चे की टोली भी नंगे पैर सुबह सुबह कचरा भीनते हुए दिखती थी और दोपहर होने तक गायब हो जाती थी या फिर अपने घर वापस चली जाती थी। ऑथर कुछ ही महीनों में इन बच्चों की गैंग के एक एक बच्चे को पहचानने लग गई थी। एक बार ऑथर इनमें से एक बच्चे से पूछती हैं, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी है? तो वो बच्चा सिंपली आंसर करता है, मेरी मदर ने मुझे शेल्फ से चप्पल्स उतार कर ही नहीं दी। तभी दूसरा बच्चा कहता है, अगर इसकी मदर शेल्फ से चप्पल्स उतार कर भी दे दे तो ये उन चप्पल्स को फेंक देगा। और जो बच्चा ये कहता है उसने दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन रखे थे जो मैच नहीं कर रहे थे। जब ऑथर इन शूज पर कमेंट करती है तब वो बच्चा अपने पैरों को थोड़ा मूव कर लेता है और वो एम्बैरेस फील करता है और कुछ भी नहीं कहता है। तभी एक तीसरा बच्चा कहता है कि उसे शूज चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ में उसके पास आज तक एक भी पेयर ऑफ शूज नहीं थे। ऑथर कहती हैं कि पूरी कंट्री में ट्रैवलिंग करते हुए उन्होंने बच्चों को सिटीज और विलेज रोड्स में बेयरफुट
यानी कि नंगे पैर चलते हुए देखा है। ऑथर को इन बच्चों से एक कॉमन एक्सप्लेनेशन मिलता है कि वो नंगे पैर पैसों की कमी की वजह से नहीं रहते हैं, लेकिन इसलिए रहते हैं क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन यानी कि कल्चर है। ये बच्चे इतने गरीब होते हैं कि वो चप्पल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और ट्रेडिशन का बहाना लगाते हैं। ऑथर सोचती हैं कि ये उनका एक एक्सक्यूज बहाना है अपनी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कि चली आ रही गरीबी को छुपाने का। ऑथर को एक स्टोरी याद आती है जिसे बहुत पहले उदीपी के एक आदमी ने उन्हें बताई थी। वो आदमी बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था और स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ उसके फादर प्रीस्ट यानी कि पुजारी थे और वो बच्चा कुछ देर के लिए मंदिर के आगे रुक जाता था और गॉड से प्रे करता था, मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। आगे ऑथर बताती हैं कि 30 इयर्स के बाद वो उसी बच्चे के शहर उदीपी और टेम्पल में वापस विजिट करती हैं, जो कि अब पूरा खाली और वीरान हो चुका था। अब उसी टेम्पल के पीछे एक नए प्रीस्ट रहते थे और वहाँ पर प्लास्टिक की रेड एंड वाइट चेयर्स रखी हुई थी। फिर ऑथर देखती हैं कि एक बच्चा स्कूल से हाफते हुए आता है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स और शूज पहन रखे थे और वो अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। इस बच्चे को देखकर ऑथर को वो 30 साल पुराने बच्चे का प्रेयर याद आ जाता है जब उसे फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिल जाता है और वो गॉडेस माता रानी से प्रेयर करता है कि इसे मैं कभी खोऊं ना। वो हमेशा भगवान से प्रेयर करता था और एक पेयर ऑफ शूज मांगता था और भगवान ने उसकी प्रेयर मंजूर कर ली थी, इसलिए वो अपने जूते संभाल के रखना चाहता था। अब 30 सालों के बाद वहाँ की सिचुएशन बेटर हो गई थी और अब प्रीस्ट के बच्चे शूज पहनने लग गए थे, लेकिन ऑथर बहुत दुखी होकर बताती हैं कि अभी भी बहुत सारे बच्चे जैसे कि उनके नेबरहुड में जो रैग पिकर्स है वो शूलेस रहते हैं। ऑथर की बेयरफुट रैग पिकर्स से जान पहचान होने की वजह से वो सीमापुरी विजिट करती हैं। वैसे तो सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मतलब सिंबॉलिकली, क्योंकि सीमापुरी दिल्ली के पास होते हुए भी डेवलपमेंट्स या लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें तो दिल्ली से कोसों दूर है। जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे और उन्होंने सीमापुरी की खाली जगह में अनलॉफुली अपना कब्जा जमा लिया था। साहिब की फैमिली भी इन स्क्वाटर्स में से एक है। उस समय जब ये स्क्वाटर्स सीमापुरी में आए थे तब सीमापुरी एक वेस्टलैंड या बैरन लैंड था। अभी भी सीमापुरी एक बैरन लैंड है पर खाली नहीं है, क्योंकि अब सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स झोपड़पट्टी में रहते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हट्स में रहते हैं जिनकी रूफ्स टिन और टारपोलिन से बनी हुई है और वहाँ पर कोई सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर की फैसिलिटीज नहीं है। इन रैग पिकर्स को यहाँ पर बिना कोई आइडेंटिटी यानी कि पहचान पत्र और बिना परमिट्स के रहते हुए 30 इयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं, पर इन रैग पिकर्स के पास राशन कार्ड्स है जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें प्रोवाइड कराए हैं, जिससे इनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया है और इस
राशन कार्ड की वजह से इन रैक पिकर्स को फूड ग्रेन्स सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन इन गरीब रैक पिकर्स को अपने सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा फूड इम्पोर्टेंट है। जब ऑथर एक ग्रुप ऑफ विमेन जिन्होंने टैटर्ड मतलब फटी पुरानी साड़ियां पहन रखी थी से पूछती हैं कि तुम लोगों ने अपने ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया, तब ये विमेन ऑथर से बोलती हैं कि अगर हम दिन के अंत तक अपना और अपनी फैमिलीज का पेट भर सके ताकि हमें भूखे पेट ना सोना पड़े, तो हम यहाँ सीमापुरी में रहना पसंद करेंगे, ना कि अपनी फील्ड्स में जिसने हमें ग्रेन्स नहीं दिया यानी कि भूखा रखा। जहाँ भी इन गरीब रैक पिकर्स को फूड मिलता है वो अपना तंबू वहीं गाड़ लेते हैं और वो उनका ट्रांजिट यानी कि टेम्परेरी होम्स बन जाता है। बच्चे भी इन्हीं घरों में और इस माहौल में पलते बढ़ते हैं और जीने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ कूड़ा बीनने का काम करने लग जाते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी कि जीने का मतलब ही है कि आपको रैक पिकिंग का ही काम करना पड़ेगा। इतने सालों से रैक पिकिंग का काम करते करते वहाँ के रैक पिकर्स इतने ट्रेन हो गए हैं कि उनके लिए ये एक फाइन आर्ट्स यानी कि कला हो गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड मतलब मीन्स ऑफ सर्वाइवल। गार्बेज इन रैक पिकर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि इसी रैक पिकिंग के काम की वजह से इनके घरों में चूल्हा जलता है यानी कि उनकी रोजी रोटी चलती है और उनके सर के ऊपर एक छत है। भले ही क्यों न उस छत से पानी टपकता हो, लेकिन उनके पास रहने के लिए घर तो है। लेकिन बच्चों के लिए तो गार्बेज इससे भी बढ़कर है, क्योंकि उन्हें गार्बेज से बहुत सारी यूज चीजें मिलती हैं जिससे वो अपनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स पूरा करते हैं। साहिब ऑथर से बहुत खुश होकर कहता है कि कभी कभार कूड़ा बीनते समय उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। ऑथर कहती हैं कि जब साहिब जैसे गरीब रैक पिकर्स को कूड़े के ढेर में सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो गरीब बच्चे कूड़े में फिर से इस उम्मीद से ढूंढने लग जाते हैं कि शायद उन्हें और मिल जाए। ऑथर को ऐसा लगता है कि गार्बेज का मतलब पेरेंट्स और बच्चों के लिए अलग अलग है। पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का सहारा है जिससे उन्हें अपनी रोजी रोटी मिलती है और रहने के लिए घर। लेकिन बच्चों के लिए तो गार्बेज रैप्ड इन वंडर है, क्योंकि जब ये गरीब बच्चे कूड़ा बीनते हैं और तब इन्हें तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुराने जूते, कपड़े, खिलौने या फिर 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट, और ये बच्चे इन्हें पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वन विंटर मॉर्निंग में ऑथर साहेब को अपने नेबरहुड क्लब के फेंस्ड गेट यानी कि जाली के गेट के बाहर देखती हैं। साहेब वहां खड़ा होकर 2 यंग मैन को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। साहेब बहुत ही लो वॉइस यानी हल्की आवाज में ऑथर से कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, और ऑथर बताती हैं कि साहेब फेंस के पीछे खड़े होकर ये गेम देखकर ही सैटिस्फाइड था। साहेब बताता है कि जब कोई भी आसपास नहीं होता है तब वो क्लब के अंदर चला जाता है और गेट कीपर उसे स्विंग यूज करने देता है। फिर एक दिन ऑथर देखती हैं कि साहेब ने टेनिस शूज पहन रखे थे जो उसके
डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स में बड़े स्ट्रेंज यानी कि अजीब से दिख रहे थे। साहिब बोलता है कि किसी ने उसे ये शूज दिए हैं। सच्चाई तो ये है कि वो शूज किसी अमीर बच्चे के यूज्ड शूज है जिसे उसने डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि एक जूते में होल था यानी कि छेद हो गया था। लेकिन साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जूते में छेद है क्योंकि साहिब जैसे गरीब रैग पिकर जो हमेशा नंगे पैर घूमते हैं उनके लिए तो छेद वाले जूते भी एक ड्रीम सच होने के बराबर था। लेकिन जो गेम साहिब इतने ध्यान से देख रहा था वो साहिब जैसे गरीब रैग पिकर के पहुंच से बाहर था यानी कि वो इस गेम को कभी भी नहीं खेल सकता था। फिर एक दिन मॉर्निंग में ऑथर देखती हैं कि साहिब एक मिल्क बूथ की ओर जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर यानी कि कंटेनर था। साहिब ऑथर से कहता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करने लग गया है और दूर से इशारा करते हुए ऑथर को वो टी स्टॉल दिखाता है। साहिब कहता है कि उसे टी स्टॉल में काम करने के 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन का खाना। फिर ऑथर साहिब से पूछती हैं, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? लेकिन ऑथर देखती हैं कि साहिब के फेस में से उसका केयरफ्री लुक गायब हो गया था क्योंकि अब उस पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और वो किसी और के अंडर में काम करने लग गया था। साहिब की कचरे की थैली बहुत हैवी होती थी लेकिन साहिब उसे बहुत लाइटली अपने कंधे में उठा लेता था क्योंकि वो थैली उसकी अपनी थी। लेकिन साहिब को स्टील का कैनिस्टर बहुत भारी लगता था क्योंकि वो किसी और का था यानी कि वो टी स्टॉल वाले का था। पहले तो साहिब अपने कचरा बीनने के काम से अपना खुद का मालिक था पर अब वो किसी और के अंडर में काम करने लग गया था और उसे उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। इसलिए अब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। तो यहीं पर हमारे चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी फिनिश हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैप्टर की सेकेंड स्टोरी के साथ। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज इट विल कीप यू इन लूप। Lastly, share this video with your classmates and friends who might benefit from it. Learning is always more fun when you do it together. Thank you for being part of our channel, The Learning Brains. See you in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.